राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत पर आधारित 50-50 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर। प्रश्न: कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में वर्णित समकालिक ऐतिहासिक विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: यह प्रशस्ति चित्तौड़ दुर्ग की कई शिलाओं पर श्लोक रूप में उत्कीर्ण की गई है। इसमें हम्मीर, जैता, मोकल की उपलब्धियों का वर्णन है। कुंभा को इस प्रशस्ति में दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु के रूप में पुकारा गया है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज का उल्लेख भी इस प्रशस्ति में हुआ है। इस प्रशस्ति में प्रशस्तिकार महेश भट्ट एवं गुहिल शासक बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली का वर्णन हुआ है। राजस्थान की 15वीं सदी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन भी इस प्रशस्ति में दिया गया है। प्रश्न: राजस्थानी साहित्य में सम्मिलित रासों, पद्य एवं गद्य विद्या का उल्लेख कीजिए। उत्तर: राजस्थानी भाषा डिंगल की रचनाएं लगभग 9वीं सदी से मिलती हैं, जिनमें रासों प्रमुख थे। 16वीं सदी के पूर्व लिखित मुख्य रासों साहित्य में बीसलदेव रासों, पृथ्वीराज रासों और कयाम खां रासों इत्यादि हैं। पद्य साहित्य की कृतियां विलास रहीं, जिनमें मान विलास, वंशावली, भीम विलास, दलपत विलास इत्यादि हैं। 16वीं सदी के पश्चात गद्य विद्या का विस्तार हुआ, जिसमें ख्यात, वात, वंशावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका और दवाबेत प्रमुख हैं। प्रश्न: राजस्थान में किसान आंदोलन उदय के क्या कारण थे? उत्तर: राजस्थान के किसान सामंतों के अत्याचारों से परेशान थे। जागीर क्षेत्रों में आने वाले किसानों को वंशानुगत और स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस कारण वे किसी भी समय भूमि से बेदखल किए जा सकते थे। इसके साथ ही कृषकों को अनेक प्रकार के कर अदा करने पड़ते थे और उनसे बेगार भी ली जाती थी। इन परिस्थितियों में यहाँ के किसानों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों, शोषण एवं आर्थिक मार के विरोध में अपना रोष जताकर राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली। इस प्रकार किसानों में असंतोष पनपने के मुख्य कारणों में अंग्रेजों का आतंक, रियासतों की अव्यवस्था, जागीरदारों द्वारा शोषण और कृषकों के परंपरागत अधिकारों का उल्लंघन आदि थे। प्रश्न: राजस्थान का भूमट आंदोलन किस जनजाति द्वारा किया गया? इस आंदोलन पर प्रकाश डालिए। उत्तर: भीलों में एकता स्थापित करने का प्रयास गोविंद गुरु ने किया। इसके पश्चात भूमट आंदोलन आदिवासी क्षेत्र भूमट में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में विशुद्ध राजनीतिक संघर्ष व संगठन निर्माण हेतु प्रारंभ किया गया। यह मेवाड़ सरकार के प्रशासनिक सुधारों के विरुद्ध 1918 ईस्वी में भूमट के भीलों द्वारा छेड़ा गया था। भीलों ने लागत तथा बेगार करने से मना कर दिया। इस पर सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र का सहारा लिया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इस आंदोलन से भीलों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुईं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। प्रश्न: राजस्थान के मंदिर शिल्प का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर: मंदिरों को धर्म व दर्शन की आधारशिला और सांस्कृतिक वैभव की पराकाष्ठा का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान मंदिर शिल्प की दृष्टि से समृद्ध है। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 700 से
1000 ईस्वी के समय को माना गया है, क्योंकि इस अवधि में उत्तर भारत के सर्वाधिक मंदिर यहीं पर बने। इसके बाद के काल अर्थात 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर बनने के कारण इसे मंदिर शिल्प का चरमोत्कर्ष कहा गया है। यहाँ 13वीं सदी से आधुनिक काल तक मंदिर निर्माण जारी रहा। राजस्थान मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं में अलंकृत प्रवेश द्वार या तोरण द्वार, सभा मंडप, गर्भगृह शिखर, पद प्रदक्षिणा पथ आदि हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों में विशाल बुर्ज, बड़े दरवाजे और चारों ओर दीवारों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न, राजस्थान में जल स्थापत्य कला का विकास किस रूप में हुआ? उत्तर, राजस्थान में अधिकांश भूमि के रेगिस्तान होने के बावजूद भी मध्यकाल में यहाँ जल स्थापत्य कला का अद्भुत विकास कुएं, कुंड, टाँके व बावड़ियों के रूप में हुआ। जल स्थापत्य कला के बेहतरीन कारक टाँके एक प्रकार के पक्के हौज होते हैं जिनमें बरसात का जल एकत्र होता है। बावड़ियाँ प्राचीन समय में जल के सुगम स्रोत, शिल्प व सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में प्रसिद्ध थीं। इनका निर्माण राज परिवार के सदस्य प्रतिष्ठा व जन उपयोगिता हेतु करवाते थे। इसके अतिरिक्त कुएं व कुंड भी जल स्रोत एवं जल स्थापत्य का प्रमाण है। प्रश्न, राजस्थानी मूर्ति कला की विशेषताएं बताइए। उत्तर, मूर्ति कला मानव मस्तिष्क की सृजनशीलता एवं क्षमता का परिणाम है। राजस्थान की मूर्तिकला का इतिहास लगभग 4500 वर्ष पुराना है। राजस्थान में पनपी अनेक सभ्यताओं की खोज के समय हुई खुदाई में प्राचीन काल से वर्तमान तक विभिन्न कालों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में प्रस्तर, धातु, संगमरमर, काष्ठ व मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। राजस्थानी मूर्तिकला की विशेषताओं में जीवंतता, सौंदर्य, अलंकारिता, लयात्मकता, गतिशीलता एवं समन्वयवादिता के दिग्दर्शन होते हैं। प्रश्न, राजस्थान की मध्यकालीन मूर्तिकला में धार्मिक समभाव तथा सौहार्द का भाव मुखर होता है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। उत्तर, धार्मिक समभाव तथा सौहार्द राजस्थान की मध्ययुगीन कला का प्रमुख स्वर है। विभिन्न संप्रदायों के मध्य समन्वय यहाँ की विशिष्टता रही है। मंदिर और मूर्तिकला इसके साक्ष्य हैं। ओसियां में निर्मित वैष्णव, शैव, देवी तथा जैन मंदिर साथ साथ निर्मित हुए। वैष्णव तथा शैव संप्रदायों की उदारता तथा सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप विष्णु तथा शिव के संयुक्त रूप हरिहर लोकप्रिय बने। शिव अपनी शक्ति से संपृक्त हो अर्धनारीश्वर बन गए। सूर्य तथा विष्णु का संयुक्त रूप सूर्य नारायण के रूप में अवतरित हुआ। धार्मिक समभाव के फलस्वरूप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समान धरातल पर विराजमान किया गया। लोदरवा, जैसलमेर, बारडोली, चित्तौड़, झालरापाटन, झालावाड़ तथा कटारा भरतपुर में त्रिदेवों का अंकन हुआ है। ये मध्यकालीन मूर्तिकला की अनुपम निधियां हैं। प्रश्न, फड़ चित्रण एवं इसकी वाचन परंपरा को समझाइए। उत्तर, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में छिपा व जोशी जाति के चितेरे फड़ चित्रण का कार्य करते हैं। फड़ लोक देवता, लोक नायकों जैसे पाबूजी, देवनारायण, रामदेव जी के अतिरिक्त श्री राम, कृष्ण इत्यादि की बनाने का प्रचलन है। ये फड़ के चित्र
को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्र धारण कर भोपों के साथ रावण हत्ता या जंतर वाद्य धुन के साथ थिरकते हुए वाचन करते हैं। यह शैली सपाट, आलंकारिक, द्विआयामी, रेखा प्रधान व सांकेतिक रूप में होती है। इस अनूठी परंपरा में लोकनाट्य, वादन, गायन, चित्रकला, मौखिक साहित्य व लोक धर्म का संगम है। प्रश्न: राजस्थान की तारकशी हस्तशिल्प की तकनीक को समझाइए। उत्तर: इस कला में मुख्यतः शीशम की लकड़ी पर पीतल के तार से बेल बूटों के रूप में की जाती है। इसके लिए शीशम की लकड़ी 5 वर्ष तक बारी बारी से बरसात के पानी में भिगोई जाती है और फिर उसे साफ किया जाता है। इसके बाद इस लकड़ी पर पेंसिल से टिपाई या बेल बूटों को उकेरा जाता है। यह टिपाई चुकना नामक औजार से की जाती है। टिपाई के पश्चात बिछाए गए तार की लाइनिंग की जाती है और तार लगने के बाद बिंदिया से लुकाई की जाती है। इस प्रकार तैयार हुई कलाकृति पर मशीन से बफिंग करके तारों को चमकाया जाता है। प्रश्न: दादू संप्रदाय का परिचय दीजिए। इस संप्रदाय को कबीरपंथी उपनाम से क्यों जाना जाता है? उत्तर: इस संप्रदाय की स्थापना 1554 ईस्वी में दादू दयाल जी द्वारा की गई। इसकी प्रधान पीठ अर्थात गद्दी जयपुर के पास नारायणा में है। वस्तुतः इस संप्रदाय की कुल 6 शाखाएं हैं, किंतु राजस्थान में 2 शाखाएं नागा और निहंग ही प्रचलित हैं। दादू जी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हुए हिंदू मुसलमानों के आडंबरों व अंधविश्वासों का विरोध किया। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा, भेदभाव और आडंबरों का विरोध किया जाता है। दादू जी के उपदेश दादूवाणी में और इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। इस संप्रदाय में मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग का विरोध किए जाने के कारण इसका उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय भी है। प्रश्न: दादू संप्रदाय के सामाजिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। उत्तर: राजस्थान के कबीर कहलाने वाले दादू दयाल द्वारा स्थापित दादू संप्रदाय ने धार्मिक व आर्थिक क्षेत्र में अपने विचारों की अद्भुत छाप छोड़ी है। इस संप्रदाय ने ईश्वर को पाने का माध्यम कर्मकांड को नहीं अपितु मन की शुद्धि को माना है। दादू की वाणी में आत्मानुभूति, कल्याण व सामाजिक सौहार्द के भाव भरे हैं। सभी धर्मों के अनुयायियों को एकता पर बल देने का संदेश देकर दादू ने सत्य, अहिंसा व परोपकार को महत्व देने पर जोर दिया। इस प्रकार दादू संप्रदाय ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि पर बल देते हुए सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करते हुए सामाजिक समरसता पर बल दिया। प्रश्न: राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबूजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: वीरता व पराक्रम शैली से युक्त, गौरक्षा हेतु प्रसिद्ध एवं वीर गति को प्राप्त हुए पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के घर में हुआ था। इनके व्यक्तित्व में शरणागत वत्सलता, नारी सम्मान, गौरक्षा, वीरत्व इत्यादि गुणों का समावेश है। इन्हें लक्ष्मण जी का साक्षात अवतार माने जाने की भी मान्यता है। ये ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते रहे हैं। लोक मान्यता के अनुसार इनकी मनौती मांगने पर ऊँटों की रुग्णता दूर हो जाती है। इनकी पूजा फलोदी स्थित कोलू नामक स्थान पर होती है। यहाँ पाबूजी को अश्वारोही और हाथ में भाला लिए
प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न, राजस्थान में लोक देवता गोगा जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इनकी लोक ख्याति का कारण बताइए। उत्तर, राजस्थान के गांव-गांव में पूज्य और पंच पीरों में विशेष स्थान रखने वाले गोगा जी का जन्म 10वीं सदी में चूरू के ददरेवा में चौहान राजपूत वंश में हुआ था। सर्पदंश होने पर लोग गोगा जी के स्थान पर जाते हैं, जिससे सांप के जहर का दुष्प्रभाव ठीक हो जाता है और रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। सभी जातियों द्वारा पूजित होने के कारण गोगा जी को भी बाबा रामदेव के समान कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में गोगामेड़ी नामक स्थान पर भाद्रपद कृष्णा नवमी अर्थात गोगा नवमी को मेला भरता है। प्रश्न, लोक देवता मल्लीनाथ जी के जीवन एवं उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मारवाड़ के राज परिवार से संबद्ध पराक्रमी योद्धा, सिद्ध पुरुष एवं भविष्य दृष्टा मल्लीनाथ जी का जन्म 14वीं सदी में हुआ। भहेवा के शासक रहते हुए इन्होंने मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। अपनी रानी रूपांदे की सलाह पर उगम भाटी के शिष्य बनकर योग साधना की और लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे और इन्होंने ईश्वर स्मरण को सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। मल्लीनाथ जी का निर्वाण 1399 ईस्वी में हुआ। इनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहां पशु मेला भरता है। प्रश्न, लोक देवता देवजी या देव नारायण जी की जीवन गाथा एवं जन कल्याण के कार्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, देव नारायण जी गुर्जरों के प्रमुख देवता हैं और वे इन्हें विष्णु अवतार मानते हैं। इनका जन्म 1243 ईस्वी में मालाखेरी के जंगलों में हुआ। घुड़सवारी और शस्त्र संचालन में दक्ष देवजी ने आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या की शिक्षा भी प्राप्त की थी। इस शिक्षा से आम जन को लाभ पहुंचाकर वे प्रतिष्ठित हुए। गोबर और नीम का प्रयोग औषधि के रूप में कर जनमानस को राहत पहुंचाई। इनका उपासना स्थल भीलवाड़ा जिले की आसींद में है, जहां मेला भरता है। इन्होंने देहमाली में देह त्याग किया, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला को देवजी का मेला भरता है। प्रश्न, दादू पंथ के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, दादू दयाल द्वारा स्थापित दादू पंथ के सिद्धांत व संदेश अधिकांशतः कविताओं के रूप में हैं, जैसे दादू वाणी, दादूरा दोहा। ज्ञान मार्ग, मूर्ति पूजा, भेदभाव, आडंबरों व अंधविश्वासों का विरोध करने वाले इस संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। मूर्ति पूजा न होने के कारण इसके अनुयायी निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते हैं। इसके अनुयायी अविवाहित रहते हैं और किसी गृहस्थ व्यक्ति को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। दादूपंथी शवों को पशु पक्षियों को खिलाते हैं। दादूपंथी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। अहंकार के त्याग, भजन, संगीत, संयम और नियम, उपासना इत्यादि से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न, सागड़ी प्रथा को समझाइए। उत्तर, राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा घरेलू दास प्रथा का ही प्रचलित रूप था। इसमें घरेलू मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मालिक, जमींदार, सेठ या राजा के यहाँ कार्य करते हुए ही अपना जीवन यापन करते थे।
वे इस प्रथा से मुक्त हो ही नहीं पाते थे। उनकी आर्थिक मजबूरी के कारण ही यह प्रथा आगे बढ़ती रही। इसका प्रभाव उनकी भावी पीढ़ियों पर भी पड़ता था। सरकार के सतत प्रयासों से इस प्रथा का लगभग उन्मूलन हो गया है। प्रश्न, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के कार्य एवं योगदान को बताइए। उत्तर, इस सभा की स्थापना अजमेर में तत्कालीन एजीजी वाल्टर द्वारा स्वयं की अध्यक्षता में फरवरी 1889 ईस्वी में की गई। इस सभा ने उस समय राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन हेतु संगठित प्रयास करते हुए निम्न प्रकार के कार्य संपादित किए। विवाह योग्य आयु का निर्धारण किया गया, जिसमें लड़की व लड़के की आयु क्रमशः 14 व 18 वर्ष निर्धारित की गई। बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। टीके व रीत की प्रथाएं समाप्त की गईं। मृत्यु भोज पर रोक लगाई। इस प्रकार वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राजपूतों पर इसे अनिवार्य किया था। प्रश्न, राजस्थान के लोक नृत्यों की पृष्ठभूमि बताते हुए इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजस्थान नृत्यों की रंग स्थली रही है। यह शास्त्रीय नृत्य परंपरा से समृद्ध है, तो यहाँ लोक नृत्यों का भी समान महत्व रहा है। यहाँ के जनमानस द्वारा रचे गए इन लोक नृत्यों में समय, परिस्थिति व प्रसंग विशेष के अनुरूप मानव जीवन का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ लोक नृत्य परंपरा, लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, लोकानुष्ठान आदि पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार सदियों से प्रवाहमान है। राजस्थानी लोक नृत्यों की प्रमुख विशेषताओं में ग्रामीणों के उत्साह को बढ़ाना एवं उनकी शारीरिक अभिव्यक्तियों को प्रकट करना, कलाकार के आनंद की अनुभूति में वृद्धि करना और मानव जीवन के संघर्षों के चित्रण की सहज प्रस्तुति आदि हैं। प्रश्न, राजस्थान के 13 ताली नृत्य को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, राजस्थान का यह मुख्य लोक नृत्य मूलतः रामदेव जी के कामड़ जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। कलाकार द्वारा लय को सुनकर और बैठकर किए जाने वाले इस नृत्य में तानपुरा, मंजीरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। इसमें 13 मंजीरों की आवश्यकता होती है। इस नृत्य को करने वाली महिलाओं के 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों की कोहनियों के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में होते हैं। हाथ वाले मंजीरे के टकराने से विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, जो नृत्य को गति प्रदान करने में सहायक होती है। महिलाएं दोनों हाथों में बंधे मंजीरों को गीत की ताल व लय के साथ तेज गति से शरीर पर बंधे अन्य मंजीरों पर प्रहार करती हुई विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करती हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष तंदूरे की तान पर रामदेव जी के भजन गाते हैं। प्रश्न, राजस्थान में लोक नाट्य के रूप में प्रचलित तमाशा की विशेषताएं बताइए। उत्तर, जयपुर में अत्यधिक प्रसिद्ध तमाशे की परंपरा मध्यकाल में आरंभ हुई। दक्षिण से भट्ट परिवार के माध्यम से जयपुर पहुँचे तमाशे को इस परिवार के सदस्यों ने ही तमाशा थिएटर के रूप में प्रस्तुत कर जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का इसमें समावेश किया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी प्रस्तुति खुले मंच पर की जाती है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। इसके संवाद काव्यमय होते हैं
तथा इन्हें राग रागिनियों में निबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से संगीत, नृत्य एवं गायन की प्रधानता होती है। प्रश्न: रम्मत के उद्भव, विषय वस्तु, प्रस्तुति और इसकी प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। उत्तर: लोकनाट्य रम्मत का उद्भव बीकानेर और जैसलमेर में होली और सावन के अवसर पर होने वाली लोक काव्य प्रतियोगिताओं में हुआ। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों की ऐतिहासिक धार्मिक काव्य रचना को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। रम्मत के कलाकार मनोरंजन के साथ ही समाज में हो रही क्रांति के प्रति भी पूरी तरह से जागरूक थे। रम्मत में संवाद विशेष गायकों द्वारा गाए जाते हैं जो मंच पर ही बैठे रहते हैं और मुख्य चरित्र उन गायकों द्वारा गाए जाने वाले संवादों पर नृत्य और अभिनय करते हुए स्वयं भी बोलते जाते हैं। इसके विशेष तत्व शेखावाटी ख्याल से मेल खाते हैं। रम्मत की प्रमुख विशेषता इसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रश्न: राजस्थान की लोक गीत गायक जाति मांगणियार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर: मांगणियार का शाब्दिक अर्थ है मांगने वाले। मारवाड़ में रहने वाले और ढोला मारू नामक काव्य के रचयिता इस जाति के लोग मांगलिक अवसरों पर यजमान के घर पर उनकी विरुदावली सुनाते हैं। यह जाति प्रमुखतया जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर में निवास करती है। इस जाति में स्त्रियां नृत्य नहीं करती किंतु गायन करती हैं। ये राजपूतों व सिंधी मुसलमानों की वंशावली रखते हैं। ये लोक काव्य के गाने में दक्ष होते हैं। इनके द्वारा विशिष्ट प्रकार के गीत गाए जाते हैं जिन्हें जांगड़ा कहा जाता है। कामायचा तथा खड़ताल इनके मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। प्रश्न: राजस्थान के लोक संगीत को संरक्षित रखने में जाति विशेष एवं पेशेवर जातियों के योगदान को बताइए। उत्तर: राजस्थान के लोक संगीत जिसमें नृत्य व गीत शामिल हैं को समृद्ध करने में जाति विशेष के पेशेवर लोगों का अत्यधिक योगदान रहा है। यहाँ के जनजीवन में व्याप्त लोकगीत पेशेवर रूप में अनेक जातियों के लोगों से परंपरागत रूप से सुनने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण पेशेवर जातियों में यह गीत गायन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यही कारण है कि गायकों के गायन में माधुर्य और लालित्य मिलता है। ये पेशेवर जातियाँ उत्सवों, तीज त्योहारों, शादी विवाह इत्यादि अवसरों पर यजमानों के यहाँ पहुंचकर गायन वादन करने से उनका मनोरंजन करते हैं। यह गायन परंपरा काफ़ी हद तक मांगलिक कार्यों में होने वाले गायन से भी सुरक्षित है। प्रश्न: डिंगल साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: यह राजस्थानी भाषा की ही एक शैली है जिसमें चारण साहित्य रचा गया है। डिंगल साहित्य मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है जो अधिकांशतः दोहों, गीतों, छप्पइयों में रचित है। गीत, डिंगल व चारण साहित्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। वीर रस, श्रृंगार, ऐतिहासिक काव्य रचना, तद्भव बहुलता, अपभ्रंश की व्यंजन द्वित्व विशेषता का पालन इस शैली में होता है। राव जैतसिरो छंद, ढोला मारूरा दुहा, अचल दास खींचीरी वचनिका आदि इस शैली के प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रश्न: राजस्थानी भाषा के उद्गम एवं इसकी शैलियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर:
राजस्थानी भाषा का उद्गम एवं विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अधिकांश भाषा विशेषज्ञों ने इसे गुजराती के निकट माना है। डॉक्टर टेसी टोरी की मान्यता अनुसार गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी भाषा की मुख्य रूप से 4 शैलियाँ हैं। जैन शैली, इस शैली में जैन धर्म संबंधी साहित्य ऐ का प्रचलन है। संत शैली, इस शैली में प्राचीनतम भाषाओं और खड़ी बोली का मिश्रण है। दादूपंथियों, राम स्नेही संतों और मीराबाई द्वारा रचित रचनाएं शामिल हैं। चारण शैली, इसकी प्रमुख शैली डिंगल है। लोक शैली, लोक भाषा व लोक साहित्य इस शैली में है। प्रश्न, राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण टेसी टोरी के अनुसार कीजिए। उत्तर, राजस्थान में अनेक क्षेत्रीय बोलियां हैं जिनका उद्भव अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण हुआ है। इटली निवासी डॉक्टर LP टेसी टोरी ने राजस्थान की बोलियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। पहली पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी, और दूसरी पूर्वी राजस्थानी, जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों में मुख्यतः मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, गौड़वाड़ी और शेखावाटी आदि को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान की बोलियों में ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, तोरावाटी, अहिरवाटी, मालवी आदि हैं। प्रश्न, राजस्थानी साहित्य का मुख्य आधार ऐतिहासिक घटनाएं तथा वीरोचित स्वभाव है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। उत्तर, राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक साहित्य डिंगल शैली में रचा गया है। राजस्थान की इस वीर भूमि में जीवन मूल्यों की कथाओं की अमरता के साथ ही जीवन शैली की विविधता की छाप भी स्पष्ट दिखाई देती है। इन सभी विशेषताओं की झलक यहाँ रचे गए साहित्य पर भी पड़ी है। यहाँ देश प्रेम, आज़ादी की प्रबल लालसा, जातीय गौरव तथा जीवन मूल्यों से परिपूर्ण साहित्य मिलता है। गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए इस साहित्य में योद्धा, वीरांगनाएं, रणभूमि के दिल दहला देने वाले दृश्यों का भावपूर्ण वर्णन मिलता है। अतः यहाँ के साहित्य का मुख्य आधार ऐतिहासिक घटनाएं तथा वीरोचित स्वभाव रहा है। प्रश्न, राजस्थान साहित्य के अंतर्गत चारण साहित्य की विशेषताएं व ऐतिहासिक महत्व बताइए। उत्तर, राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण यह साहित्य प्रमुख रूप से चारण कवियों द्वारा रचा गया। इस साहित्य की अधिकांश रचनाएं डिंगल में रचित हैं, जो दोहों, गीतों और छप्पयों में व्यक्त हुई है। साहित्य के इस रूप में वीर रस की श्रृंगार पुष्ट प्रधानता, डिंगल भाषा का ओजस्वी प्रवाह, राजस्थानी संस्कृति और जनजीवन की जीवंत छवियों का आकलन इस साहित्य की विशेषता रही है। चारण साहित्य का राजस्थान के प्रामाणिक इतिहास के काव्यबद्ध प्रत्यंकन की दृष्टि से भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। उत्तर, रंग बिरंगे राजस्थान की प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विविधता देशी तथा विदेशी पर्यटकों को सदैव आकर्षित करती रही है। यहाँ अन्य उद्योगों की भांति पर्यटन ने भी एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना।
इस राज्य में पर्यटन की महत्ता इस अनुमान से की जा सकती है कि यह कश्मीर व गोवा के पश्चात सबसे ज़्यादा पर्यटक आकर्षित करता है। यह उद्योग एक ऐसे उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है जो बिना पूंजी निवेश किए करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक है। प्रश्न, जय नारायण व्यास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 ईस्वी को जोधपुर में हुआ था। इनके द्वारा जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु सफल प्रयास किया गया। एक पत्रकार के रूप में व्यास जी ने 1927 में तरुण राजस्थान, 1936 में मुंबई से अखंड भारत दैनिक और आगी बाण नामक राजस्थानी भाषा के पत्रों का संपादन आपके द्वारा किया गया। नमक सत्याग्रह से आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े होने के कारण आप अनेक बार जेल भी गए। इन्होंने अखिल भारतीय देसी राज परिषद के 14 वर्ष तक महामंत्री रहते हुए रियासती आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। ये 1948 में जोधपुर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बनाए गए। ये 1949 से 1952 तक राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1951 से 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे।